नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, और लोकतंत्र में आज बात होगी पाला बदलने की, और बात होगी केरल की। वैसे तो ये कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन केरल के सियासी मायने और उसकी सियासत में भी रंग बदलने या मन बदलने का अंदेशा लग रहा है। इसे राजनीति का तकाजा कहें या मौके पर चौका, भारत में लेफ्ट की राजनीति से एक बड़ी हलचल सामने आई है। हुआ यह है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की आगामी 24वीं कांग्रेस के लिए तैयार किए गए राजनीतिक प्रस्ताव ने केरल की राजनीति में एक नया विमर्श छेड़ दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं कहा जा सकता। अब सीपीएम के इस रुख को लेकर कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने की रणनीति बताया है। यह प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया है कि सीपीएम बीजेपी के प्रति नरम रवैया अपना रही है और इस प्रस्ताव के जरिए वह केरल में बीजेपी समर्थकों के वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनावों में सीपीएम ने बीजेपी के वोटों से जीत हासिल की थी और अब 2026 के चुनावों के लिए वही रणनीति अपनाई जा रही है। इस पूरे प्रकरण को आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो केरल की राजनीति में और इस सियासी हलचल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जैसा लग रहा है कि अब सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में है उसका सहारा लेकर इशारों इशारों में कहीं ना कहीं सीपीएम एक बार फिर से वो कमाल करना चाहती है। अब ऐसे में यह नया विमर्श छिड़ गया है और इसके क्या प्रतिक्रिया और क्या मायने निकल कर सामने आते हैं, इस पर सबकी नज़र है। असल में सीपीएम ने अपने मसौदा राजनीतिक प्रस्ताव में कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान दक्षिणपंथी, सांप्रदायिक और सत्तावादी ताकतों का एकीकरण हुआ है जो नियो फासिस्ट विशेषताओं को दर्शाता है, लेकिन वह मोदी सरकार को सीधे तौर पर फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं मानती। यह रिजोल्यूशन 17 से 19 जनवरी के बीच कोलकाता में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में पारित किया गया था, जिसे अब राज्यों की इकाइयों को भेजा गया है। इस पर पार्टी के वैचारिक पत्र चिंथा में स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि नियो फासिज्म वैश्विक स्तर पर नव उदारवाद के संकट का नतीजा है और भारतीय राज्य को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बस फिर क्या था, सीपीएम के इस रुख पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया कि सीपीएम बीजेपी के प्रति नरम रवैया अपना रही है और यह उसकी सोची समझी रणनीति है। सीपीआई ने भी सीपीएम को इस प्रस्ताव को लेकर असहमति जताई है। पार्टी की केरल इकाई के सचिव बिनॉय विश्वम ने कहा कि सीपीएम की यह रणनीति समझ से परे है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार धर्म और आस्था का राजनीतिक उपयोग कर रही है, जो कि फासिस्ट विचारधारा की पहचान होती है। उनका आरोप था कि सीपीएम जानबूझकर मोदी सरकार को फासीवादी कहने से बच रही है। और अब देखिए केरल किस नई राह के ऊपर बढ़ रहा है। क्या यह केरल का वास्तविक चरित्र है या सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामा? देखना दिलचस्प होगा। सत्ता पाने की चाहत में कोई किस रास्ते चला जाता है, लेकिन क्या विचारधारा में भी परिवर्तन हो सकता है, ये अहम सवाल है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। वहीं बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं विजय कौशिक साहब। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। ऐसे में सबसे अहम सवाल है, चूंकि चीज़ों को स्पेसिफाई करना भी जरूरी है, इसलिए रुख सबसे पहले भूपेंद्र साहब आप ही का करेंगे ताकि आम जनता को समझ में आए कि केरल में यह क्या हो रहा है, ये कौन सी नई राह है जिस पर सीपीएम चल रही है, और क्या यह राह वही है जिस राह पर कभी ये सभी एक साथ होकर 2024 के जनरल इलेक्शंस में लड़ते नजर आए थे, या सिर्फ राज्य की सत्ता के लिए ये सब किया और समझा जा रहा है।
सबसे पहले भूपेंद्र साहब, ओपनिंग कमेंट आप ही से। प्रतिवेदन तैयार करती हैं और प्रतिवेदन पे अपनी समीक्षा भी करती हैं और जो उनका प्रतिद्वंदी होती है उसके प्रति कड़ा और नरम रुख दोनों तरह से अपनाया जाता है। अब राजनीति की धुरी में लगभग भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लगभग अपने राज्यों को बढ़ाती चली गई है। आज 21 राज्यों में उनकी सरकार, अब उनकी सरकार सिर्फ कहा जाए तो दक्षिण में स्थिति कमजोर है, लेकिन हम देखें तो उनके दोनों तरफ से उन्होंने वहां पे भी खाता खोला है, केरला में खाता खोला है और तमिलनाडु में भी वोट उसके बढ़े। अब राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सतत अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। तो ये उन्होंने देखा कि हमने उसको फासिस्ट पार्टी बनाकर, फांसीवादी पार्टी बनाकर और तुरंत कई तरह के नैरेटिव बना के हमने फाइट की, लेकिन उसका आधार बढ़ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि एक जो विकास का मुद्दा है वो जो मोदी जी बना रहे हैं और देश के विजन के लिए वैश्विक रूप से जो विजन तैयार कर रहे हैं उससे उनकी छवि बन रही है और उससे उनका संगठन भी बढ़ रहा है और राजनीतिक पहुंच भी बढ़ रही है। इस कारण उसको एक नरम रुख अपनाया है। लेकिन मैं आपको ये सच बताऊं कि वो नरम रुख कागजों में है, बाकी तो जो धरातल पे है वो वही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी जो भूकंप आया था केरला में और जहाँ पे राहुल जी की लोकसभा थी वो क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था। उस नुकसान में काफी कुछ सरकार ने, केंद्र सरकार ने और केंद्र सरकार के समविचारिक जो संगठन है उसने बहुत काम किया और लगभग 6-6 महीने वहां रह के काम किया। तो वो धरातल की स्थिति में परिवर्तन हुआ। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के साथ जो रिलेशन उनके होते थे और कांग्रेस के जो पैकेट रूप में बनता था, कांग्रेस से मतदाताओं को लगातार निराशा आ रही है और उसको लोकसभा में देखा गया। तो अब जो लोकसभा जो वोट कांग्रेस का है वो शिफ्ट कहाँ होगा, तो उनको लग रहा है कि कांग्रेस का वोट मेरी हमारे तरफ से वोट और वो शिफ्ट वोट है बीजेपी की वोट। इस कारण उनको ये लग रहा है कि जो एक उदारपाती जो मतदाता होता है, जो विकास के साथ जोड़ना चाहता है, जो रोजगार और जो एक सिर्फ एक रूढ़िवादी की संस्था में नहीं जाना चाहता है, धर्म और उसकी राजनीति नहीं करना चाहता है, जो उसके साथ जोड़ना चाहता है। और केरल राज्य देखा है कि लिटरेसी में 99% जिसका लिटरेसी रही, देश के चिकित्सा के क्षेत्र में वहाँ की महिलाओं के और पूरे विश्व में योगदान रहा और विभिन्न क्षेत्रों में उनका भी योगदान रहा। दूसरी बात वहाँ प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन अपार हैं और उनकी अपार संभावना है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे डिजिटल फिल्म हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, वहाँ के क्षेत्रों में लोगों ने चाहे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। तो इस कारण उसकी एक विविधता है और इंटेलेक्चुअल जो बीजेपी का जो क्षेत्र है और उन्होंने जैसे रमेश बाबू जैसे इस क्षेत्र से सांसद लाए हैं, अब वो काम कर रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे कांग्रेस के भी शशि थरूर साहब जो एक बहुत बड़ा अपना थरूर साहब एक बहुत बड़ा स्टेट है और इनको जिनकी पहचान सिर्फ कांग्रेस से नहीं है बल्कि उनकी पहचान इंडिविजुअल भी है और वो एक क्षेत्र में अक्सर दखल रखते हैं। वो केरला से आते हैं और उनका भी रुख दिख रहा है। तो निश्चित रूप से उन सारी चीजों को जो सिमटती हुई कांग्रेस है और बढ़ता हुआ जो बीजेपी का क्षेत्र है, इसके कारण उनको एक सौगवाहट लग रही है। इसके कारण उन्होंने ये सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है। इसको दूसरी बात में ये देखा जा सकता है कि जो मतदाता इस रूढ़िवाद को छोड़ के, मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज विकास की बात करता है और फिर उस जंजीरों को तोड़ते हुए आगे भी और निकल जाता है, उस चीज की जो न्यू जनरेशन है वो महत्वपूर्ण होता है। हर 5 वर्ष में नया मतदाता लाखों होता है और उसका जो पोलराइजेशन होता है वो महत्वपूर्ण, इस कारण इसको रखा जा रहा है और वो फाइट ये बीजेपी से मात्र है। ठीक है, नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें आपने बताई और चूंकि पृष्ठभूमि को थोड़ा समझना भी बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद अब हम राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं से भी बातचीत को शुरू करते हैं। शैलेंद्र साहब, देखिए, रूढ़िवाद है, अवसरवाद है, ये कौन सा अपवाद है कि अब देखिए जिस राह पर कभी कोई साथ में नहीं चलता था, विचारधारा बिल्कुल कोसों दूर, अब ऐसे में किसी के प्रति नरम रुख अपनाना आपके लिए फ़ायदे की बात है, सीपीएम के लिए फ़ायदे की बात है, आखिर किसका फ़ायदा इसमें निहित है? क्योंकि जिस तरह से केरल की वह भूमि है जहां पर आपको संघर्ष करना पड़ता है, हालांकि पिछले बार के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में आपने एक सीट वहां से जरूर निकाल ली, लेकिन चुनौतीपूर्ण हमेशा से केरल रहा है। अब सीपीएम का यह इंक्लिनेशन जो है कहीं ना कहीं नर्म रुख आपके प्रति, ये क्या दर्शाता है? आपको
केरल की पॉलिटिक्स में रोकने के लिए या फिर अपने प्रबुद्धता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए? शैलेंद्र साहब। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे लगता है अगर 1989 का दौर अगर आपको याद हो तो वीपी सिंह ने सरकार बनाई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टी शामिल हुए थे। तो मैं कहूँगा कि इस तरह के जो जिस सॉफ्टनेस की आप चर्चा कर रहे हैं जी, वैचारिक रूप से और सरकार बनाना दोनों बड़ा अंतर है। और लेफ्ट इंटेलेक्चुअल को समझ में आ चुका है जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। और जब चाइना भी कहता है कि वी आर नाउ ए कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी, जहाँ डेमोक्रेसी शब्द का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भी प्रजातंत्र को घुसेड़ा, मतलब अपने को एक प्रजातांत्रिक देश दिखाने का प्रयास किया। चाहे रसिया हो, जर्मनी हो, जहाँ 10 कैपिटल, जहाँ स्टालिन रहे हों, जो बड़े बड़े स्टालवर्ट रहे हों, कम्युनिस्ट लीडर जो आजादी के पहले के दौर के थे, जो अर्ली 90s में थे, या हम कह सकते हैं मिड 90s में जो बोला वाला था कम्युनिस्ट का। कम्युनिस्ट और भारतीय परंपरा, अगर भारत जो कम्युनिस्ट आया एक तरह से, बंगाल कह सकते हैं, केरला, जहाँ आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती के रूप में देखा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी विचारधारा के मार्ग पे आगे चल रही है। और इस विचारधारा को लोग जितना समझते जा रहे हैं, जितना आत्मसात करते जा रहे हों, क्योंकि है तो भारतीय, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, जिस विचारधारा के हो, एक तो कॉमन है कि वी आर इंडियन नेशनल, हम भारतीय लोग हैं। और जो भी पार्टियां चलेगी भारतीय परंपरा के अनुसार चलेगी। हाँ, एक दौर था जब कांग्रेस फिरंगियों को बनाई हुई पार्टी थी, फिरंगियों की नीतियों के लेके उन्होंने आगे बढ़ा। लेफ्ट जो अपने आप को एक कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ रेन इन मॉस्को और अम्ब्रेला कलकत्ता और बंगाल में निकाल लिया जाता था, तो उस तरह की नकलचीपन जो था, जो नकल थी मैं कहूँगा, है ना, उस नकल को भारत के लेफ्ट ने भारत की और भी राजनीतिक दलों में छोड़ा है और भारत का मर्म समझा है। आज इतना बड़ा आयोजन संगम में हो रहा है, आपके प्रयाग में हो रहा है, उसमें कौन लेफ्टिस्ट है, कौन कम्युनिस्ट है, कौन सोशलिस्ट है, कौन किस कास्ट से है, शायद ये सब भ्रम, सभी दीवारें टूट गई हैं। जब दीवारें टूटती हैं तो लोग अपने मूल की ओर लौटते हैं, और मूल की ओर जब पाते हैं कि हम भारतीय, हम सनातनी हैं। हम सनातनी कहने का मतलब सनातनी बड़ा व्यापक है, इस देश में सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा कन्वर्टेड मुस्लिम और क्रिश्चियन भी हैं और धर्म के लोग हैं। तो सनातनी केवल मैं हिंदू तक सीमित नहीं कर रहा हूँ, जो इस परंपरा में ढले हैं, जिनकी पीढ़ियां यहाँ पे पैदा हुई हैं और रहे हुए हैं। तो मुझे जो सॉफ्टनेस जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से, जिसको आपने अपॉर्चुनिज्म का भी नाम दिया है ना, क्या जरूरत पड़ी है, तो मुझे लगता है कि आज जो है प्रयाग में नहाकर जब लोग केरला जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, जो एक साउथ और नॉर्थ का डिवाइड था जो खत्म होता दिख रहा है। इस कई दौर पे जो उन्होंने द्रविडियन थ्योरी दी थी, आर्यन थ्योरी दी थी, सच कहे तो ये आर्यन द्रविडियन थ्योरी हर बाहर के लोगों ने दी थी। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी भी बाहर की आइडियोलॉजी है, चाहे उसको मानने वाले भारत में लोग हैं, लेकिन और भी जितनी विचारधाराएं हैं, एक सनातनी विचारधारा जो हिंदुस्तान की, जो भारतीय है, ठीक है, उसी को लोग पहचान रहे हैं, उसी की ओर लोग लौट रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा फैलाव देखा, आज सुनने में आ रहा कि फिर से 2-2.5 करोड़ लोग जाके संगम में डिप ले रहे हैं। और उस संगम में जो डिप ले रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो पूजा अर्चना, जो उनकी परंपरा, कई लोग अमेरिका गए, यूरोप गए, वहां पे देखा, ब्राजील, साउथ अमेरिका गए, तो वहां खुद पाके ये पाया कि जो अपना है वो अपना ही है, वो अपना ही रहेगा। चाहे आपको कितना भी जर्मन मान ले, चाहे आप अपने आप को अमेरिकन से कॉपी कर रहे, लेकिन सच तो ये है कि आज केरला जो है सनातन की ओर लौट रहा, आज केरला प्रयाग की ओर लौट रहा। ये जो शुद्ध गंगा का जल है वो भी केरला पहुंचा, वो भी तमिलनाडु पहुंचा। और मुझे लगता है कि एक बार फिर भारत जो है ये सॉफ्टनेस रही है, ये अपनी ओर लौटने की एक प्रक्रिया है। ठीक है शैलेंद्र साहब, आपने जो बातें कही, क्या यह वाकई में इतनी सरल है? क्या हम भारत को वही इंद्रधनुषी छटा में देख रहे हैं कि उसमें 7 रंग मिलकर के समा जाते हैं? घर वापसी की बात आपने, बातें अच्छी की है। अब एक बार कांग्रेस का भी स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशिक साहब, क्या यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या यह विचारधारा की पॉलिटिक्स है? अचानक ऐसा राजनीति में अमूमन कैसे हो जाता है
कि कोई लेफ्ट से राइट की ओर मुड़ जाता है। राजनीति में क्या यह इतना आसान है, इतना सरल है, या वाकई में केरला की ज़मीन अब कंपटीशन के लिए तैयार है, वहाँ पर बैटिंग करना इतना सरल नहीं है? कौशिक साहब, देखिए, समय के साथ राजनीति में बदलाव हुए हैं और मौका परस्ती राजनीति जो है वो काफी हद तक अब राजनीति में परवान चढ़ चुकी है। आप ये देखिए, जो भाजपा ये कहती थी कि भाई हमारे सिद्धांत हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो वो है जो मेहनत करता है पहले, हम बाहर से आई हुई पार्टियों के लोगों को टिकटें नहीं देते, उस भाजपा ने कांग्रेसियों को बुला बुलाकर चुनावों में टिकटें दी हैं। सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से सरकार बने। आज अगर आप भाजपा में देखेंगे तो 90% कांग्रेसी भाजपा को चला रहे हैं। तो जमीर वगैरह तो कहीं कुछ है ही नहीं। राजनीति में मौका परस्ती है और मोदी जी उसको खूब अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। पहली बात, जैसे भी भाजपा प्रवक्ता फॉलो कर रहे थे उस मौका परस्ती को, ईसाइयों को भी इन्होंने सनातनी प्रक्रिया का, सनातनी जो सिस्टम है, जो धर्म है, जो विचारधारा है, उसका हिस्सा बता दिया। मुसलमानों को भी बता दिया, सबको बता दिया। खुद मोदी जी पहले कह चुके हैं कि भाई हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो एक जीवन शैली है, विचारधारा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ही मान चुका है। और मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी सब इसका पार्ट है, हिंदुओं के साथ साथ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कुंभ शुरू होने से पहले ये घोषणा किसने की थी कि भी वहां पर कोई भी मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा? किसने की थी? तो इस देश को जाति के आधार पर बांटने का काम भाजपा कर रही है। और जब कोई राजनीतिक पार्टी खुलेआम जात पात की राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़वाती है, दंगे फसादों में उसकी भूमिका होती है, तो उसे फांसीवादी राजनीति ही कहा जाएगा कि अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए चाहे इनको लाखों लोग मरवाने पड़े, ये उससे पीछे नहीं है। जो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ दंगे फसाद हुए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? ये कहा था कि राष्ट्र धर्म निभाओ। क्योंकि वो प्रधानमंत्री होते हुए उन्हें जानकारी ये मिली थी कि गुजरात में दंगों में खुद मोदी जी के हाथ है और वहाँ शैली जारी है। इस तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में है। मोदी जी के राज में दिल्ली में कई बार दंगे हुए, हरियाणा में कई बार दंगे हुए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दंगे हुए। और हालात ये है कि भाई हम तो एक बड़ी सीधी सी बात कहते हैं, चाहे केरल की बात करें हम, चाहे कहीं और की बात करें, कि बीजेपी की आईटी सेल प्रोपेगेंडा फैला रही है। और जो प्रोपेगेंडा फैलाकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, वो इस देश के हितैषी कभी नहीं हो सकते। और जो पार्टियां उनसे हाथ मिला रही हैं वो सब पछता रही है, क्योंकि वो खुद भी ना चाहते हुए देश को बांटने के प्रोजेक्ट में जुड़ गई है भाजपा के साथ। ठीक कौशिक साहब, अब देखिए भूपेंद्र साहब, अब आप ही का रुख करते हैं। एक लाइन लोगों ने बहुत सुनी है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या अब एक इसमें और वर्ड जोड़ना पड़ेगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड पॉलिटिक्स? क्या उसी ओर देश बढ़ रहा है? देखिए क्या होता है राजनीति में, देखिए हम किसी भी विचारधारा से जुड़े हो, एक अलग विषय है। विचारधारा के साथ रोजगार जरूरी है, विकास जरूरी है, समन्वय जरूरी है, समरसता जरूरी है। और देश किसी एक विशेष जाति वर्ग का नहीं होता। आज जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि टैग लग गया, मोदी जी के साथ जो टैग लगा था, तो मोदी जी के जो एक राज्य तक की थे, आज देखिए मोदी जी ने वो टैग क्या है उनके, आज वैश्विक रूप से आप देखें तो गल्फ कंट्रियों में सबसे अच्छे संबंध हो, आज कहाँ नहीं है? वैसे तो मैं कहूँ सब जगह। तो ये जो एक व्यक्ति ने अपनी जो छवि उन्होंने जो विपक्ष ने गढ़ी थी, उसको उन्होंने तोड़ के एक नई छवि बनाई। और वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका साथ। और ये जो चीज एक तरह से, और उन्होंने जिस तरह से सनातन को वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत करके बाहर लाया है, और आप देखिए ना, कम्युनिस्ट विचारधारा तो पूरे विश्व से अब समाप्त हो रही है, कहाँ बची है? बस चाइना आप देख लें, एक
कोरिया देख लें, रूस कितना बड़ा घर था, देखिए आप समाप्त हो गए, उसके 18 टुकड़े हो गया, डिवीजन करना पड़ा। तो ये जो चीज है, जब किसी भी हक के लिए जब हम कहते हैं कि इसको मिलना चाहिए, लेकिन जब वो हक दिया नहीं जाता, वो खुद अपने आप में परिशोधित कर लिया, तो वो विचारधारा सीमित हो जाती है। और बीजेपी ने जो बात विकास का जो एजेंडा रखा है और जो युवाओं के प्रति जो मोदी जी की विजन है और जो मोदी जी के प्रति आकर्षण है, वो आप उसको नहीं नकार सकते। और उन्होंने हर जगह शुरुआत की है कहीं ना कहीं, और वहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थिति है वो आप देखें ना, कि जहाँ पे अभी प्रियंका जी लोकसभा का चुनाव लड़ी, तो वो क्यों वहाँ पे एक विशेष जाति का वर्ग ज्यादा वोट था, इसलिए उनको उस वोट मिला। लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो जो लिबरल का है, जो कट्टर नहीं है, तो जो चाहते तो वो निश्चित रूप से विकास के साथ इनके साथ शिफ्ट होगी। और जो हिंदू है, सनातनी है, और कुछ जो लिबरल मुस्लिम होगा, वो एक नया कॉम्प्लेक्स बनेगा, और युवाओं का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, निश्चित रूप से एक नई चुनौती आएंगी। और बीजेपी अपना एक भविष्य देखती है और देख रही है, और वो कुछ ना कुछ नया तय करेगी। ठीक है भूपेंद्र साहब। शैलेंद्र साहब, अगला सवाल आप ही से। ये कौन सी पॉलिटिक्स है, या फिर यूँ कहें ये किस लेवल की पॉलिटिक्स, आप नई पॉलिटिक्स गढ़ रहे हैं, नई पॉलिटिक्स को बुन रहे हैं, कि ऐसा अमूमन कम ही देखा जाता है कि जो पद्धति, जो जीवन शैली की लोग बातें करते हैं, लोग उस पर एक बग्गा चलते हैं, एक ही तरह से चलते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जो भी रास्ता जो पकड़े वो आप ही के पास आकर के रुकेगा। एक मार्केटिंग में कहावत भी है, जो दिखता है वो बिकता है। क्या यह उस लेवल की पॉलिटिक्स है कि देखिए, आप अपनी सबसे पुरानी पार्टियों में से एक कांग्रेस भी हतप्रभ है, और उसको समझ नहीं आ रहा है, या समझ आ रहा है लेकिन अब क्या ही किया जाए कि हो क्या रहा है। ये कैसी पॉलिटिक्स है सर? अब सभी नदियां जाके सागर में समाहित होती, मैंने पहले ही कहा कि कोई किसी विचारधारा को कोई कहाँ रहा, भारतीय है, भारतीयता ही सबसे बड़ी विचारधारा है, और भारतीयता मतलब सनातनी। आज कांग्रेस के मित्र ने बड़े सारे इल्जाम लगाए और चर्चा की गुजरात की। मैं कहूँ, कांग्रेस के हाथ तो इस देश के आज से नहीं, इस देश के जो जनता का जो मर्डर कह लीजिए, मास मर्डर कह लीजिए, मैसेकर कह लीजिए, आजादी के टाइम से ही गलत नीतियों से झोंका उन्होंने। भागलपुर दंगा, सिख राइट, मुजफ्फरपुर दंगा हुआ जब सपा की सरकार थी, इनके सबसे बड़े सहयोगी, और न जाने कितने राइट्स जो झोंक दिया। लिट्टे जो श्रीलंका भेजने का जो भारत सैनिकों का फैसला था, गलत साबित हुआ। तो कहने का मतलब कि कांग्रेस जो बार बार गुजरात राइट की बात करती है, तो उसके पहले तो चले जाए कि उन 3000 लोगों को जब ट्रेन से आ रहे थे, आग किसने लगाई? चलिए छोड़िए ना, नहीं शैलेंद्र साहब, पुरानी बातें करेंगे तो वहां चल जाएंगे, लेकिन एक बात बता दीजिए। आपने कहा कि एक मिनट, एक सवाल है। आपने कहा कि नदियां मिलती हैं, सागर में हो जाती है। ऐसे में आप केरल में ये कौन सी नदी बह रही है? वहां तो आप ही का वोट छिटक करके सीपीएम के पाले में चल जाएगा, तो क्या वहां बीजेपी सीपीएम में मिल जाएगी? आप तटस्थ हैं कि आप सरकार बनाइएगा अकेले? हमारी नीति बिल्कुल बड़ी स्पष्ट है। जिस तरह से कुछ दशक पहले हम हरियाणा के लिए चूते थे, हमने सरकार बनाई। कुछ दशक पहले साउथ में, जब साउथ का द्वार कर्नाटका कहा जाता था, वहां पे हमने सरकार बनाई। गोवा में परजुलिस लॉ है, हमारी तीसरी बार सरकार वहाँ चल रही है। तो अब जो है, दो ही उस तरह की दूरियां कुछ तमिलनाडु और केरला में है। समझ गए। संसद हमने, इशारा साफ है। नहीं, थोड़ा समय का अभाव है। एक क्विक कमेंट कौशिक साहब से भी ले लेते हैं। समझ गए आपकी बात शैलेंद्र साहब, इशारा साफ है। कौशिक साहब देखिए, हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स की या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की। आप भारतीय जनता पार्टी की इस पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप बोलते हैं पोलराइजेशन की भी पॉलिटिक्स हो रही है, और दूसरे तरफ ये नए समावेशी विचार। ऐसे में कांग्रेस के लिए तो राह थोड़ी मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए राह मुश्किल हो चाहे आसान हो, हमारा एक ही मुद्दा रहता है कि हम अपनी नीतियों को, अपने उन सिद्धांतों को कभी न छोड़ें जो आजादी की लड़ाई से पहले हमने प्राप्त किए थे, और उन्हीं रास्तों पर चलकर हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी, और उसी रास्ते पर चलकर हमने देश के विकास की नई इबारत लिखी। आने वाले समय में जब भाजपा की पोल खुलेगी, तो निश्चित तौर पर देश की जनता को ये पता चलेगा कि आंकड़ेबाजी का खेल खेलकर इस देश को केवल कर्जे में डुबोया गया है, देश के युवाओं से रोजगार छीना गया है, देश की जनता से उनका हक छीना गया है, और इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। ठीक जी
ठीक है, नहीं समझ गए मैं। इसका मतलब कहते हैं ना, राजनीति एक परसेप्शन की लड़ाई भी है, विचारधारा की लड़ाई है। इस जाने ऐसी लड़ाई है कि इस चक्रव्यूह में कौन फंसता है, कौन निकल जाता है, यह अपने आप में एक पहेली है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो केरल ये जो नई राह पे चला है, खासकर हम सीपीएम की बात कर रहे हैं, वह राह उसे रास आती है नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।